लालच वो बुरी बला है जो किसी भी इंसान के ऊपर अगर एक बार हावी हो जाए तो फिर वो इंसान किसी भी हद तक कदम उठाने को मजबूर हो जाता है, ये जानते हुए भी कि गलत रास्तों पर चलना खतरों से खाली नहीं है। आज के कहानी में एक लड़का इसी लालच के चक्कर में इस कदर से अंधा हो जाता है कि आखिरकार एक दिन हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन असलियत जब लोगों को मालूम चलता है तो इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है भारत की राजधानी दिल्ली शहर की। उत्तर पूर्वी दिल्ली का एक इलाका पड़ता है दयालपुर, और इसी दयालपुर के गली नंबर 3 का रहने वाला राजकुमार की पत्नी का नाम बटई देवी। राजकुमार के टोटल 4 बच्चे हैं, जिसमें 3 बेटियां और एक छोटा बेटा राजेश्वर जिसकी उम्र है लगभग 25 साल। बात कर रहा हूँ मैं 19 अप्रैल 2014 की। राजेश्वर हर रोज़ की तरह सुबह ड्यूटी तो जाता है, लेकिन शाम को वक्त पे घर नहीं आता है। दरअसल उस दिन राजकुमार भी अपने घर पे अकेला होता है, क्योंकि राजकुमार का पूरा परिवार एक शादी समारोह में बनारस जा चुका था। राजकुमार अपने घर पे अपने बेटे का बेसब्री से इंतज़ार करता है। राजेश्वर जब वक्त पे घर नहीं आता है तो राजकुमार अपने बेटे के नंबर पे कई बार फ़ोन भी करता है, लेकिन हर बार राजेश्वर का नंबर स्विच ऑफ बताता है। देखते ही देखते आखिरकार पूरी रात गुजर जाती है। अगले दिन सुबह तक भी राजेश्वर जब घर नहीं आता है तो राजकुमार इस बात की जानकारी अपनी पत्नी बटई देवी को देता है। बटई देवी को जैसे ही मालूम चलता है कि उसका बेटा कल का गया हुआ ड्यूटी अभी तक घर वापस नहीं आया है, शादी समारोह छोड़कर अपने पति के पास आ जाती है। उसके बाद से राजकुमार और उसकी पत्नी अपने बेटे की हर जगहों पर तलाश करते हैं, लेकिन राजेश्वर का कहीं कुछ पता नहीं चलता है, और देखते ही देखते लगभग 4 दिन का समय गुजर जाता है। आखिरकार 23 अप्रैल 2014 को राजकुमार अपनी पत्नी के साथ खजूरी खास थाने में जाता है और अपने बेटे का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा लेता है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है और राजकुमार को तसल्ली देते हुए कहती है कि आप घर चले जाइए, हम बहुत जल्द ही आपके बेटे को ढूंढ लाएंगे। राजकुमार रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद अपने घर चला आता है, लेकिन देखते ही देखते लगभग 6 दिन का और समय गुजर जाता है। दरअसल पुलिस वाले भी शायद अपना काम ठीक से नहीं करते हैं। तभी 29 अप्रैल 2014 को राजकुमार को ये खबर मिलती है कि लोनी थाने में पुलिस वालों को 23 अप्रैल को एक लड़के का डेड बॉडी मिला है। जैसे ही 29 तारीख को राजकुमार को ये खबर मिलती है, राजकुमार अपनी पत्नी के साथ लोनी थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा नाम राजकुमार है। दरअसल मेरा बेटा पिछले 10 दिनों से लापता है, जिसका नाम राजेश्वर है, और मैंने उसका गुमशुदगी का रिपोर्ट खजूरी खास थाने में भी दर्ज कराया है, लेकिन अभी तक मेरे बेटे का कहीं कुछ पता नहीं चला है। हमें खबर मिली है कि 23 अप्रैल को आपको एक लड़के का डेड बॉडी मिला है। दरअसल हम उसी सिलसिले से आए हैं। राजकुमार जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है तो पुलिस राजकुमार को जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, 23 अप्रैल को हमें एक लड़के का डेड बॉडी तो मिला था, लेकिन वो डेड बॉडी बुरी तरीके से सड़ चुका था, उसका शिनाख्त भी नहीं हो पाया, इसलिए हमने उस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन उसका फ़ोटो और कपड़ा हमारे पास है। पुलिस जब उस डेड बॉडी का फ़ोटो और कपड़ा राजकुमार और बटई देवी को दिखाती है, फ़ोटो और कपड़ा देखकर राजकुमार और उसकी पत्नी बटई देवी चीख चीख करके रोने लगते हैं। रोते हुए देख पुलिस वालों को भी समझने में देर नहीं लगता है कि मरने वाला कोई और नहीं बल्कि राजकुमार का ही बेटा राजेश्वर था। आखिरकार राजेश्वर का शिनाख्त हो जाता है। जैसे ही राजेश्वर का शिनाख्त हो जाता है, पुलिस राजकुमार के ही तहरीर पर धारा 302 के तहत अज्ञात लोगों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। दरअसल 23 अप्रैल 2014 को सुबह सुबह ही गाजियाबाद के राजनगर का रहने वाला प्रदीप लोनी थाने में पुलिस वालों को फ़ोन करता है और कहता है कि साहब, मैंने एक अपना कमरा किराएदार को दे रखा था। किराएदार तो घर पे नहीं है, लेकिन उसके घर के दरवाजे पे बाहर से ताला लगा हुआ है और उसके कमरे के अंदर से काफ़ी मात्रा में बदबू आ रही है। ऐसा लग रहा है कि शायद कोई अंदर जानवर सड़ चुका है। प्रदीप जैसे इस तरह की सूचना पुलिस वालों को देता है, पुलिस अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है। दरवाजे का ताला तोड़कर जब अंदर एंट्री करती है तो देखती है कि अंदर एक डेड बॉडी पड़ा है और वो डेड बॉडी बुरी तरीके से सड़ चुका था, लेकिन उस डेड बॉडी के ऊपर कोई भी चोट या घाव का निशान नहीं था। देखने में ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी गला दबाकर हत्या की गई थी। लेकिन राजेश्वर का जैसे ही शिनाख्त हो जाता है, पुलिस अब इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले
प्रदीप से जाकर मुलाकात करती है और उस किराएदार के बारे में पूछताछ करती है। तो प्रदीप कहता है कि सर, इसमें नीरज नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी अनीता और 3 बच्चों के साथ में रहता था। पुलिस जब नीरज के बारे में प्रदीप से पूछताछ करती है तो प्रदीप कहता है कि साहब, नीरज के बारे में तो मुझे नहीं मालूम है कि वो कहाँ का रहने वाला है, लेकिन उसका मोबाइल नंबर मेरे पास है। पुलिस नीरज का नंबर लेकर जब उसके नंबर पर फ़ोन करती है तो नीरज का नंबर स्विच ऑफ बताता है। पुलिस अब प्रदीप से पूछताछ करती है कि नीरज को जो तुमने किराए पे कमरा दिया था वो किसके माध्यम से दिया था। प्रदीप पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है श्यामवीर। श्यामवीर ही नीरज को लेकर आया था। प्रदीप जैसे ही श्यामवीर का एड्रेस देता है, पुलिस जा कर के श्यामवीर से मुलाकात करती है। श्यामवीर जो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का रहने वाला है। पुलिस जब श्यामवीर से नीरज के बारे में पूछताछ करती है तो श्यामवीर कहता है कि साहब, नीरज भी मेरे ही इलाके का रहने वाला है। पुलिस श्यामवीर से नीरज के घर का पता नोट करती है और फिर नीरज से मिलने के लिए उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद नीरज के घर पे जाती है। लेकिन पुलिस जब अपने टीम के साथ नीरज के घर पे जाती है तो मालूम चलता है कि नीरज अपनी पत्नी के साथ घर पे आया तो था, लेकिन कुछ ही दिन के बाद फिर से अपने पत्नी के साथ न जाने कहाँ चला गया था। गांव वालों से जब पुलिस पूछताछ करती है तो गांव वाले कहते हैं कि साहब, हमें नहीं मालूम कि नीरज कहाँ गया है। अब पुलिस के सामने भी कोई रास्ता नहीं बचता है कि आखिरकार पुलिस अब नीरज तक कैसे पहुँचे। आखिरकार पुलिस इस बात का इंतजार करने लगती है कि हो सकता है एक ना एक दिन नीरज अपना मोबाइल ज़रूर ऑन करेगा। उसके बाद से समय गुजरने लगता है। देखते ही देखते लगभग 2.5 महीने का समय गुजर जाता है और आखिरकार 2.5 महीने के बाद नीरज के मोबाइल में एक नया सिम डलता है और मोबाइल ऑन होता है। मोबाइल ऑन होने के बाद नीरज एक नंबर पर फ़ोन भी करता है, लेकिन बातचीत करने के बाद तुरंत ही अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लेता है। मोबाइल तो स्विच ऑफ कर लेता है, लेकिन नीरज जिस नंबर पर फ़ोन करता है, पुलिस उस नंबर को ले लेती है और उस नंबर से उसका पूरा डिटेल्स निकालती है। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी सुनीता के नाम पर रजिस्टर्ड है और ये सुनीता लोनी इलाके के ही रहने वाली है। पुलिस अब सुनीता के घर पर जाती है और सुनीता से नीरज के बारे में पूछताछ करती है। तो सुनीता कहती है कि साहब, उस दिन मेरी बात तो हुई थी, लेकिन मेरी बात नीरज से नहीं हुई थी बल्कि उसकी पत्नी अनीता से हुई थी, क्योंकि अनीता मेरी सहेली है। पुलिस अब सुनीता से पूछताछ करती है कि फ़िलहाल नीरज और उसकी पत्नी कहाँ पे रह रहे हैं। आखिरकार सुनीता पुलिस वालों को नीरज का पता बता देती है। सुनीता जैसे ही पुलिस वालों को नीरज का पता बताती है, पुलिस उस पते पे जाती है और फिर वहाँ से नीरज को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुँच जाती है और फिर नीरज से राजेश्वर की हत्या के बारे में पूछताछ करने लगती है। नीरज जब पुलिस वालों के सामने जाता है, उन्हें देखकर डर के मारे थरथर काँपने लगता है। तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। राजकुमार जिस मकान में रहता है वो मकान राजकुमार का ही है। राजकुमार अपना जीवन यापन करने के लिए अपने ही घर में कपड़े छपाई की फैक्ट्री खोल रखा है। ठीक ठाक पैसे भी कमाता है। उन्हीं पैसों से राजकुमार अपनी 2 बड़ी बेटियों की शादी भी कर चुका है। लेकिन राजेश्वर जैसे इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम देता है, उसके बाद से राजेश्वर अपनी पढ़ाई छोड़ देता है। अपने पिता से साफ साफ कह देता है कि मुझे आगे की पढ़ाई नहीं करनी है। लेकिन राजेश्वर जैसी इस तरह की बातें अपने पिता से कहता है तो राजकुमार भी अपने बेटे के ऊपर दबाव नहीं देता है और अपने बेटे को अपने ही काम पर लगा देता है। लेकिन राजेश्वर जब अपने फैक्ट्री पे काम पर लग जाता है, राजेश्वर ठीक से काम नहीं करता है। इसलिए राजकुमार को भी लगता है कि अगर राजेश्वर को अपने फैक्ट्री में मैं काम पे रखता हूँ तो राजेश्वर हमेशा मालिक की तरह बन के रहेगा, वो कभी काम ही नहीं सीख पाएगा। दरअसल लोनी इलाके में राजकुमार का एक दोस्त है जो वो भी कपड़े छपाई का ही काम करता है। राजकुमार अपने बेटे राजेश्वर को अपने दोस्त के यहाँ काम करने के लिए भेज देता है, ये सोच करके कि राजेश्वर जब वहाँ पे काम करने के लिए जाएगा तो मालिक की तरह नहीं रहेगा और बहुत कम समय में जल्दी से काम भी सीख जाएगा। राजेश्वर भी अपने पिता की बात मान लेता है और हर रोज़ अपने पिता के दोस्त के यहाँ लोनी में काम करने के लिए जाता है। लेकिन राजेश्वर जहाँ पे काम करने के लिए जाता है उसी फैक्ट्री में नीरज भी काम करता है। नीरज जो कि अपने काम में काफ़ी माहिर होता है, इसीलिए फैक्ट्री के मालिक के साथ साथ उसमें जितने कारीगर होते हैं नीरज की काफ़ी इज्जत करते हैं। लेकिन नीरज के अंदर एक कमी भी होती है कि वो काफ़ी मात्रा में शराब पीता है। राजेश्वर जब नीरज को देखता है तो राजेश्वर भी समझ जाता है कि नीरज के पास काम की अच्छी नॉलेज है, इसलिए राजेश्वर भी जल्द से जल्द काम सीखने के लिए नीरज से दोस्ती कर लेता है। राजेश्वर ये भी जानता है कि नीरज शराब पीने में माहिर है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा काम सीखने के लिए नीरज से गहरी दोस्ती करने लगता है। नीरज से गहरी दोस्ती करने के लिए एक दिन राजेश्वर शराब की बोतल खरीद कर शाम के वक्त नीरज के घर पे जाता है।
शराब की बोतल लेकर जब नीरज के घर पे जाता है, नीरज जब उसके हाथ में शराब की बोतल देखता है, नीरज की आंखों में चमक सी आ जाती है। दरअसल नीरज इतना काफ़ी में मात्रा शराब पीने लगा था कि उसका शरीर भी लगभग अंदर से खोखला हो चुका था। राजेश्वर जब शराब की बोतल लेकर नीरज के घर पे जाता है, दोनों बैठकर शराब पीते हैं। लेकिन पहली बार जब राजेश्वर नीरज के घर पे जाता है तो नीरज की पत्नी अनीता जब राजेश्वर को देखती है तो उसकी पर्सनालिटी देखकर अनीता भी अपने आप को नहीं रोक पाती है, क्योंकि नीरज का शरीर इस कदर से कमज़ोर हो चुका था कि वो अपनी पत्नी को शारीरिक सुख भी नहीं दे पा रहा था। जब राजेश्वर पहली बार नीरज के घर पे जाता है तो उसकी पत्नी अनीता भी राजेश्वर की काफ़ी आवभगत करती है। जब राजेश्वर वहाँ शराब पीने लगता है तो अनीता भी बगल में बैठ जाती है और राजेश्वर से काफ़ी हद तक खुल करके बातचीत करने लगती है, तरह तरह की हंसी मजाक भी करने लगती है। इस तरह की बातें जब राजेश्वर से करती है तो राजेश्वर को भी समझने में देर नहीं लगता है कि अनीता चाहती क्या है। राजेश्वर उस दिन घर तो चला आता है, लेकिन उसके बाद से राजेश्वर की नज़र में अनीता चढ़ जाती है। उसके बाद से राजेश्वर अक्सर अब नीरज के घर आना जाना शुरू करता है। घर आते जाते आखिरकार राजेश्वर और अनीता के बीच में अवैध संबंध शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब अवैध संबंध शुरू हो जाता है, राजेश्वर भी अनीता का इस कदर से दीवाना हो जाता है कि अब वो अक्सर अपने ड्यूटी से छुट्टी ले लेता है और दिन में ही अनीता से मिलने के लिए उसके घर पे चला जाता है और दिन दिन भर उसके घर पे ही रहता है। हालांकि इस बात की जानकारी नीरज को भी मालूम चल जाता है, लेकिन नीरज जानने के बावजूद भी ना तो अपनी पत्नी का विरोध करता है और ना ही राजेश्वर का विरोध करता है। लेकिन इस बात की जानकारी राजेश्वर के पिता राजकुमार को मालूम चल जाता है कि राजेश्वर के एक महिला के साथ में प्रेम संबंध चल रहा है। इस बात पर राजकुमार बड़ी ही समझदारी से कदम उठाता है, अपने बेटे को पास में बिठाता है और उसे समझाते हुए कहता है कि जिस रास्ते पे तुम चल पड़े हो वो रास्ता बदल दो, वरना तुम्हारा तो ज़िंदगी खराब होगा ही, हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। लेकिन राजेश्वर अनीता के प्यार में इस कदर से अंधा हो चुका था कि उसके पिता के लाख समझाने के बावजूद भी राजेश्वर अनीता से कभी मिलना जुलना बंद ही नहीं करता है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब एक दिन राजेश्वर अपने ही घर से लगभग 10 तोले की जेवर चुरा कर अनीता को दे देता है। लेकिन इस बात की जानकारी जब राजेश्वर की माँ बटई देवी को मालूम चलता है तो बटई देवी काफ़ी गुस्से में आ जाती है और फिर गुस्से में ही अनीता से मुलाकात करने के लिए लोनी पहुंच जाती है और फिर अनीता से मुलाकात कर उसे धमकी देते हुए कहती है कि जो जेवर मेरे बेटे ने तुम्हें दिया है वो सारा जेवर मुझे लौटा दो, वरना मैं थाने में जाकर कंप्लेन दर्ज करा दूंगी। हालांकि बटई देवी धमकी देकर घर तो आ जाती है, लेकिन बटई देवी कभी थाने नहीं जाती है, क्योंकि बटई देवी को डर सताता है कि अगर वो थाने गई तो इस लफड़े में उसका बेटा भी फंस जाएगा। लेकिन बटई देवी जब अनीता को धमकी देती है तो इस धमकी से अनीता काफ़ी डर जाती है। अनीता को डर सताने लगता है कि शायद आज नहीं तो कल बटई देवी थाने जाएगी और कंप्लेन दर्ज करा देगी, जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ेगा। इसलिए अनीता भी काफ़ी घबराहट में आ जाती है और जल्दबाजी में ही एक बहुत ही गलत फैसला ले लेती है। दरअसल अनीता को लगता है कि यह सारा लफड़ा राजेश्वर की ही वजह से हो रहा है। अगर राजेश्वर को इस दुनिया से हटा दूं तो सारा लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। इसलिए राजेश्वर को इस दुनिया से हटाने का एक षड्यंत्र बना देती है और फिर इसी षड्यंत्र के तहत 19 अप्रैल 2014 को करीब शाम के 7 बजे के आसपास राजेश्वर के नंबर पर फ़ोन करती है और उससे मिलने के लिए अपने घर पर बुलाती है। राजेश्वर भी आगे पीछे कुछ नहीं सोचता है और करीब 8 बजे के आसपास अनीता से मिलने के लिए उसके घर पे चला जाता है। लेकिन राजेश्वर जब अनीता के घर पे जाता है तो उस वक्त अनीता का पति नीरज भी घर पे होता है। जैसे ही राजेश्वर अनीता के घर पे जाता है, अनीता और उसका पति नीरज राजेश्वर को पकड़ लेते हैं और उसकी गला दबाकर वहीं पे हत्या कर देते हैं और फिर राजेश्वर की डेड बॉडी अपने ही कमरे में छोड़कर रात्रि के करीब 2 बजे के आसपास कमरे से बाहर निकलते हैं और गेट पे ताला लगाकर मौके से फरार हो जाते हैं। वाकई में जब यह पूरी कहानी नीरज पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस नीरज के ही तहरीर पर उसकी पत्नी अनीता को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने नीरज और अनीता इन दोनों को अपने कस्टडी में लेकर इन दोनों पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।